हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गेटअप। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मशीनरी के बारे में। तो मैं फ्लूइड मशीनरी को पढ़ाने से पहले इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये गेट में कोई एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एक टॉपिक है। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं। तो ये एक एज मिल सकता है आपको अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है। तो गेट के एग्जाम में भी आप लोग को इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। इससे एक दो क्वेश्चन तो हर साल गेट में आते ही रहते हैं। तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लूइड मशीन क्या होता है। तो फ्लूइड मशीन आर सच डिवाइसेज विच कन्वर्ट फ्लूइड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। या इसका वाइस वर्सा भी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइसेज जो मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे फ्लूइड मशीन कहते हैं। तो अब बात रही कि किस तरह का फ्लूइड। तो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, एयर, गैस, एनी अदर गैस, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। बट हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली वाटर के ऊपर चलने वाले मशीनों को पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे फ्लूइड मशीन्स विच वर्क्स ऑन वाटर आर नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड में किस तरह का एनर्जी हो सकता है। तो फ्लूइड में मेनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर एनर्जी होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करें तो हम सभी को पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में इसके प्लेसमेंट के कारण होता है। मीन्स ये डेटम लेवल से कितने हाइट पर है उसके बेसिस पे इसके एनर्जी को हम लोग देखते हैं। फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के कारण होता है। तो ये भी हम लोगों को पता है कि हाफ mv² के बराबर होता है। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर एनर्जी के बारे में। तो इंटरमोलिकुलर एनर्जी के बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उसका हम लोग मान के चलते कि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हीट दें तो हीट देने के कारण क्या होगा कि उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और अगर हीट देने के वक्त उससे हम लोग को वर्क डन नहीं लेते हैं तो सारा का सारा हीट एनर्जी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करेगा, जो कि उसके इंटरनल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगा। वही एनर्जी इंटरमोलिकुलर एनर्जी के रूप में हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले 5 मॉड्यूल्स के बारे में बेसिकली। तो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम लोग ये देखेंगे कि उसमें कोई जेट आएगी जो कि बेसिकली नोजल के थ्रू आएगी और वो किसी प्लेट को स्ट्राइक करेगी। प्लेट को स्ट्राइक करने के बाद वो कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगी, इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि वो कितना फोर्स इम्पार्ट करेगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में। तो हाइड्रोलिक टरबाइन बेसिकली फ्लूइड के एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर उसको हम लोग जनरेटर के द्वारा कपलिंग करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप टरबाइन का ऑपोजिट है, वह मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है फ्लूइड एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और फिर लास्ट मॉड्यूल है हमारा फ्लूइड सिस्टम। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल विच इज इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल विच इज इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट को पढ़ने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले 2 ब्रॉड पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। पहला जब प्लेट स्टेशनरी होगा, और सेकेंड जब प्लेट मूविंग होगा। तो स्टेशनरी प्लेट में फिर हम लोग देखेंगे जब प्लेट वर्टिकल होंगे, फिर इंक्लाइन। थर्ड पार्ट होगा हमारा जब प्लेट कर्व पे होगा, जिसमें कर्व प्लेट में भी हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट होगा जब सेंटर पे उसको जेट स्ट्राइक करेगा, और सेकेंड जब जेट उसको टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा। टेंजेंशियल स्ट्राइकिंग में भी हम लोग फिर प्लेट जब सिमेट्रिकल होगा और अनसिमेट्रिकल होगा, इन 2 पार्ट्स में देखेंगे। उसके बाद फिर एक और पार्ट बच जाएगा हमारे पास हिंज प्लेट। तो ये रहा इतने सारे हमारे पास जब प्लेट स्टेशनरी होगा। सेकंड जब प्लेट स्टेशनरी के बजाय मूविंग होगा तब देखते हैं कि क्या होगा। पर ध्यान देने की ये बात है कि जब प्लेट स्टेशनरी था उस समय जेट अपने फुल वेलोसिटी के साथ आके उससे टकराता था। बट जब प्लेट खुद मूविंग होगा तो जेट अपने वेलोसिटी v से आके नहीं टकराएगा, बल्कि एक रिलेटिव वेलोसिटी जो v - u होगा, जहाँ u वेलोसिटी होगा हमारा प्लेट का,
तो इसमें भी हम लोग सेम कैटेगरी को पढ़ेंगे, वर्टिकल प्लेट, इंक्लाइन प्लेट, उसके बाद फिर कर्व प्लेट में फिर वही जेट स्ट्राइक्स एट सेंटर एंड जेट स्ट्राइक्स एट टेंजेंशियली। बट इसमें हम लोग केवल अनसिमेट्रिक को देखेंगे, और जब अनसिमेट्रिक देखेंगे सिमेट्रिक उसके साथ अपने आप ही हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और लास्ट इसके साथ ही साथ हम लोग मूविंग प्लेट में दो और पार्ट्स देखेंगे, जो कि हाँ, तो बता रहे थे जैसे कि मूविंग प्लेट के कंडीशन में हम लोग दो और टॉपिक्स देखेंगे, जो कि पहला सीरीज ऑफ वेल्स और सेकेंड वन इज रेडिकल कर्व वेल्स। तो अभी तक इससे पहले हम लोग जितना भी देखे वो सिंगल प्लेट था, और सिंगल प्लेट प्रैक्टिकली कहीं पे यूज नहीं किया जाता। प्रैक्टिकल जो भी हम लोग को यूज आएगा वो यही दोनों आएंगे, सीरीज ऑफ वेल्स एंड रेडिकल कर्व वेल्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मॉड्यूल एंड उसके फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट लेते हैं, इसे एक तरफ से फिक्स कर देते हैं और नोजल के थ्रू इस पर जेट इम्पार्ट करवाते हैं। जेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम लोग v लेते हैं, और डायमीटर d लेते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग a लेते हैं। और उसके बाद फिर जब जेट इससे टकराएगा तो वो इसके सरफेस पे चलने लगेगा, और V2 एंड V2 डैश से ये डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलेगा। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ये V2 और V2 डैश बराबर होंगे, पर अभी के लिए अलग लेकर चलते डेरिवेशन के पर्पज से। तो चलिए हम लोग सबको पता है कि सिग्मा F इक्वल टू m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स हम लोग केवल एक्स डायरेक्शन में बात करें तो ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v2x माइनस v1x डिवाइडेड बाई टी। अगर इस टी को हम लोग इस मास के अंदर लेके जाए m बाई टी, तो इससे लिख सकते हैं m डॉट मीन्स मास फ्लो रेट, और इस m डॉट का कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो देख सकते हैं m डॉट होगा डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज रो इंटू क्यू। तो अगर इसको देख सकते हैं डिस्चार्ज को लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, m डॉट इज इक्वल टू रो ए भी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग पुट कर दें रो ए भी इंटू v2x माइनस v1x। अब चलिए देखते हैं जेट का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आफ्टर इम्पार्टिंग क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इससे टकरा जाने के बाद एक्स डायरेक्शन में तो जेट का कोई वेलोसिटी रह ही नहीं जाता है, वो तो वाई डायरेक्शन में चला जाएगा कम्प्लीटली। तो ये आ गया हमारे पास रो ए भी इंटू जीरो और माइनस v1 तो सीधा v है, तो इसकी जगह पर हम पुट करते v, तो ये आ जाएगा माइनस रो ए भी स्क्वायर। ये हुआ फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी प्लेट, स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। अब यही अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें कि इस प्लेट के द्वारा जेट पर क्या फोर्स लगाया गया, तो चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बस उसमें भी सेम डेरिवेशन चलेगा, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, और फिर वही आ जाएगी एम डॉट। अब बात करेंगे कि प्लेट पे जब टकराएगा तो इसमें v2x करके माइनस v1x ना लिख करके v1x माइनस v2x लिखेंगे, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स हमारा जेट इस प्लेट पे स्ट्राइक करेगा उतना ही फोर्स से ये प्लेट भी इसको अपोज करेगा। तो जो फोर्स हमारे पहले निकला था इस बार सेम फोर्स आएगा, बस उसका मैग्नीट्यूड माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो आगे लिख सकते हैं मास फ्लो रेट तो हमारा सेम ही होगा रो ए बी, v1x के जगह पे हम लोग v लिखेंगे और v2x हो जाएगा जीरो, तो रो ए बी स्क्वायर। ये निकल के आ गया x डायरेक्शन में फोर्स, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर y डायरेक्शन में भी फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब देखते हैं y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो निकालते हैं एफ वाई डैश
सॉरी एफ वाई इज इक्वल टू एम डॉट वी वन वाई माइनस वी टू वाई। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्चार्ज दो तरफ से हो रहा है, तो इतना सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं एम डॉट टू वी वन वाई माइनस वी टू वाई प्लस एम टू डॉट वी वन वाई माइनस वी टू वाई डॉट। इसके बाद फिर आगे देखते हैं एम टू डॉट को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू क्यू टू, और वी वन वाई वाई डायरेक्शन में तो जेड का कोई अपना वेलोसिटी है नहीं, तो ये आएगा हमारा 0 माइनस वी टू वाई वी टू प्लस एम टू डॉट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी इंटू क्यू टू डैश, एंड वी वन वाई इज 0 देन इट विल बी वी टू डैश, अगेन रो क्यू टू माइनस वी टू प्लस रो क्यू टू डैश। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि ये जो वी टू डैश है वो वी टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम लोग वी टू डैश में लिखेंगे माइनस ऑफ वी टू डैश लिखेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास वी टू डैश। ओके, बाय कंटिन्यूटी प्रिंसिपल अब हम लोग इतना आप लोग कंटिन्यूटी प्रिंसिपल लगाते हैं तो देखें कि Q2 इज इक्वल टू Q2 डैश होता है, मीन्स इस तरफ जो डिस्चार्ज आएगा वही डिस्चार्ज हमारे अपोजिट साइड में भी आएगा, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है A इंटू बी, तो A इंटू वी टू एंड A इंटू वी टू डैश। अब सिंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दोनों तरफ सेम ही है, तो इसके थ्रू हम लोगों को मिल जाएगा V2 इज इक्वल टू वी टू डैश। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर V2 इज इक्वल टू वी टू डैश तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारा जो एफ वाई आएगा वो 0 है। मीन्स एक समराइज फॉर्म में अगर देखना चाहें तो एफ एक्स आ जाएगा हमारा रो ए वी स्क्वायर, जहाँ पे वी है वेलोसिटी ऑफ जेट, A will be area of cross section of jet, and rho will be density of fluid। और सिंस हम लोग केवल वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये फ्लूइड भी वाटर रहेगा। हाइड्रोलिक मशीन में जो भी फ्लूइड यूज होता है वो वाटर ही होता है, फ्लूइड वाटर के अलावा कोई और फ्लूइड अगर यूज कर रहे हैं तो वो हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आज का वीडियो क्लोज करते हैं। आगे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्लूइड मशीनरी खत्म होने के बाद हम लोग अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन और मैकेनिकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए।